अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। नए आने वालों से पीला काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आज बात करेंगे मलक रियाज साहब की जो जायदादें हैं उनको नीलाम किया जा रहा है और उनके जो अगेंस्ट घेरा तंग किया जा रहा है। उसके बाद बात होगी आर्मी चीफ साहब की अमेरिका और बेल्जियम के दौरे की और यूरोप के दौरे की। उसके साथ ही इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं और ख्वाजा आसिफ साहब रिज़ाइन क्यों दे रहे हैं, इकबाल सुपेरा का राजा आसिफ साहब के साथ क्या ताल्लुक है और ये क्या वजह है कि पुर्तगाल के अंदर प्रॉपर्टियां बनाने की बातें की जा रही है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से। उसके साथ बात होगी वज़ीर आज़म तब्दीली की, क्या पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म तब्दील होने जा रहा है। बात स्टार्ट करते हैं मलक रियाज साहब से। मलक रियाज साहब की पाकिस्तान के अंदर मौजूद जायदादें जो मलक रियाज साहब के नाम के ऊपर हैं या उनके बच्चों के नाम के ऊपर हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर नीलाम करने की तैयारियां की जा रही हैं, बल्कि नीलामी आज से स्टार्ट की गई है। अरबों रुपए की जायदादें करोड़ों रुपए में तकसीम की जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूद माफिया उनको परचेज कर रहा है और ये तमाम तर चीज़ें मिली भगत के साथ हो रही है। उनका कसूर क्या है, मलक रियाज साहब का क्या कसूर है कि उनकी जायदादों को फरोख्त किया जा रहा है। क्या वो कोई ऐसा काम करते थे जो 2 नंबर काम था जिसके खिलाफ उनके कार्रवाई होनी चाहिए थी और वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए, इसलिए उनकी जायदादें नीलाम करके वो जो उन्होंने 2 नंबरियाँ की थी वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में डाला जाएगा, या गवर्नमेंट का कोई पैसा वो खा गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो बयान उन्होंने नहीं दिया उसकी वजह से इनके ऊपर ये सख्तियां की जा रही हैं। इससे पहले इन्होंने आसफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी बयान नहीं रिकॉर्ड करवाया था, उस वक्त भी इनके खिलाफ गहरा तंग किया गया था, लेकिन इस दफ़ा इंतहा कर दी गई है। इमरान खान के बुग्ज़ के अंदर इनकी जायदादों को नीलाम करने की तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या कोई बिजनेसमैन ऐसा बिजनेस करने की कोशिश दोबारा करेगा जिसको एशिया लेवल के ऊपर नंबर 1 गिना जाए? जैसे कि बहरिया टोन पूरे एशिया के अंदर पहली सोसाइटी है जो इतने वसी पैमाने पर बनाई गई है और उसका जो नज़्म ज़ब्त है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रख रखाव था। जिस वक्त तक मलक रियाज साहब यहाँ पर मौजूद थे, उनकी सिक्योरिटी, उनका जो सिस्टम था वो एक माना ताना सिस्टम था। पूरे एशिया की प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो ये इन्होंने सोसाइटी बनाई हुई है बैरिया टाउन, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है। और अगर यही सोसाइटी जो मलक रियाज ने बनाई है पाकिस्तान के अंदर और मलक रियाज जैसा बंदा यही इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे मुल्क के अंदर करता तो उनको लोग कांधों के ऊपर उठा लेते, ना कि उनकी जायदादों को नीलाम करते। मलक रियाज साहब नेक्स्ट टाइम मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़ी कोई प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में पड़े कि जिसके अगेंस्ट उनको दोबारा से अपनी जायदादों से हाथ धोना पड़े। पाकिस्तान के अंदर कोई भी बिजनेस टाइकॉन ऐसा काम हरगिज़ नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम कि उसकी जायदादों को नीलाम कर दिया जाए और वो दोबारा से ज़ीरो से स्ट्रगल करना शुरू कर दे। मलक रियाज साहब, आप सब लोगों को पता होगा, दुबई शिफ्ट हुए हुए हैं और वहाँ पर वो सोसाइटी लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं और वहाँ पर वो मसरूफ़ है इस प्रॉपर्टी के बिज़नेस के अंदर। जनरल आसम मुनीर साहब का दौरा अमेरिका तो कंफर्म था कि वो अमेरिका जाएंगे, उसके साथ साथ अमेरिका पहुंचने से पहले जनरल साहब जो है वो बेल्जियम जाएंगे। बेल्जियम जाना क्यों ज़रूरी है ये तो जनरल आसम मुनीर साहब ही जानते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या काम है जो अमेरिका के दौरे से पहले बेल्जियम का दौरा रख दिया गया है। जनरल बाजवा साहब भी आप लोग को याद होगा बेल्जियम बहुत जाया करते थे और वहाँ पर ये जो जजीरे हैं इनकी बातें बड़ी मशहूर हुआ करती थी कि वहाँ पर जनरल बाजवा साहब का कोई जजीरा है। अब अंदर की बात गवर्नमेंट हाई ऑफिशियल्स ही जानते हैं कि वहाँ का दौरा क्यों ज़रूरी है और जनरल साहब वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अमेरिका का दौरा, जो कि अभी कुछ अरसा पहले जनरल साहब अमेरिका के दौरे से वापस आए थे, जिस वक्त उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी मुलाकात हुई थी, क्या इस दफ़ा फिर जनरल साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई ख़ास ऐसा काम है जिसको सर अंजाम देने के लिए वहाँ पर जाना ज़रूरी है और जनरल साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मुलाकात ज़रूरी है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनरल साहब की जो मुलाकात है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ड्यू है या फिर वो किसी पर्सनल काम की वजह से अमेरिका जा रहे हैं। इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर आज भी डटे हुए हैं। इमरान खान साहब ने ये बात कैटेगोरिकली बता दी है मौजूदा गवर्नमेंट को, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को, कि वो किसी किस्म का भी एनआरओ इन लोगों से नहीं लेंगे और ना ही इन लोगों को किसी किस्म का एनआरओ देंगे। पाकिस्तान से भागने की वो कह रहे हैं कि
हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी जानब उन्होंने तमाम तर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया जो इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर निकले। इमरान खान साहब ने ट्वीट करके उसके अंदर बताया कि ये जो अवाम मेरे कहने पर निकली है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने जनरल आसम लॉ के बारे में बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कोई पाकिस्तानी कानून नाफज नहीं है बल्कि जनरल आसम लॉ चल रहा है। जनरल साहब के बारे में इमरान खान साहब आए दिन कोई ना कोई ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन दूसरी जानब अगर देखें कि इमरान खान साहब आर्मी को बुरा भला नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि आर्मी मेरी है और पाकिस्तान भी मेरा है। वो कहते हैं कि मैं कभी भी अपने पाकिस्तान को और पाकिस्तान आर्मी को छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुझे बेशक सारी उम्र जेल में रखा जाए, मैं इस कैद को बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊँगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने रिज़ाइन क्यों दिया? इकबाल सुखेरा का ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या ताल्लुक़ है? और सुनने में हमारे ज़राए में ये आ रहा है कि गिरफ्तार एंटी करप्शन वालों ने जिस वक्त इकबाल सुखेरा साहब को गिरफ़्तार किया तो उन्होंने बताया कि ख्वाजा आसिफ साहब के कहने पे मैंने बहुत से लोगों से बहुत सा पैसा पकड़ा है और जिसकी वजह से अरबों रुपए की करप्शन उनके अगेंस्ट निकली है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फिल फोर, जिस वक्त इकबाल सुखेरा एक रिटर्निंग ऑफिसर भी था, ये रिटर्निंग ऑफिसर कब थे? जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब को एक MNA का फॉर्म 47 दिया गया था। ये जो इकबाल सुखेरा साहब है, ये इनकी मेहरबानी थी कि इन्होंने फॉर्म 47 इशू किया और आपके ख्वाजा आसिफ साहब एक MNA बने, एक वज़ीर बने। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो पेश कर दिया और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की है कि इकबाल सुखेरा साहब को फिल फोर छोड़ा जाए और अगर उसको नहीं छोड़ा जाता तो जनाब फिर हमारा रिज़ाइन एक्सेप्ट किया जाए। दूसरी जानब उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान से 50% के करीब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने पुर्तगाल के अंदर प्रॉपर्टियां बना ली हैं और वो वहाँ की शहरियत लेने के लिए अप्लाई कर चुके हैं। जैसे ही उनको वहाँ की शहरियत मिलेगी ये यहाँ से रिज़ाइन करके या यहाँ से जॉब छोड़कर ये पुर्तगाल शिफ्ट हो जाएंगे। वो कहते हैं कि ये अरबों रुपए की जो करप्शन करते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हम लोग तो उनका जूठा खाते हैं। यानी कि जो सियासतदान है वो ब्यूरोक्रेट्स के आगे हाथ जोड़ चुके हैं। अगर ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग इस वक्त इस कंडीशन के ऊपर खड़े हैं तो फिर आप ये याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी हलचल हो सकती है। या फिर नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये प्लान किया गया, ख्वाजा आसिफ साहब को कहा गया है कि आप फ्रंट फुट पर आकर खेलें और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है इसको थोड़ा पीछे धकेलने की कोशिश करें ताकि ये थोड़ा पीछे रहकर एक महदूद हद में रहकर अपनी कार्रवाइयाँ करें, ना कि ये सियासतदानों के ऊपर चढ़कर अपनी कार्रवाइयाँ करें। दूसरी तरफ आर्मी ने जो है वो करप्शन का ठेका उठा लिया है कि हम लोग करप्शन मकाओ स्कीम चलाएंगे। आप कहाँ कहाँ से करप्शन ख़त्म करेंगे? अरबों रुपए की करप्शन इस वक्त तक, जिस वक्त की ये नई गवर्नमेंट बनी है, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर हो चुकी है। जो फहरिस्तें हैं वो तैयार हो चुकी हैं, गिरफ्तारियां देखते हैं कब होती है, लेकिन फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं करप्शन के बारे में कि किस किस बंदे ने कितनी कितनी करप्शन की है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या ये एक सिर्फ एक समझे चूरन बेचा जा रहा है या फिर वाकई कार्रवाइयाँ होती हैं और वाकई गिरफ्तारियाँ होती हैं। पाकिस्तान के अंदर एक और हलचल मची हुई है इस वक्त, वज़ीर आज़म तब्दीली। क्या पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म तब्दील होने जा रहा है या फिर जो वादा पीपल्स पार्टी से किया गया था आसफ़ अली ज़रदारी साहब के साहबजादे बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनाने का कि ये 2 साल गवर्नमेंट करेंगे, 2 साल के बाद जो है वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब के बेटे हैं जो हैं वो उनको वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए आपका मिनिस्टर होना ज़रूरी है, आपका जनाब MNA होना ज़रूरी है। लिहाजा बिलावल भुट्टो साहब को MNA भी इसी वजह से बनाया गया था ताकि वो कल को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ सकें। पाकिस्तानियों, ये एक सवालिया निशान है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन मार्क बन चुका है अब आप लोगों के लिए कि आपके मुल्क के ऊपर ऐसे लोग भी हुकूमत करेंगे जिनको ठीक तरीके से उर्दू भी बोलनी नहीं आती। क्या पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये जो एक
ऐसी सियासत है जो आपकी ख़ानदानी सियासत चलती आ रही है, आपकी फैमिली पॉलिटिक्स चलती आ रही है, क्या वही लोग आगे आएंगे? क्या कभी भी किसी ऐसे शख्स को मौका नहीं दिया जाएगा जिसका पाकिस्तानी सियासतदानों से, पाकिस्तानी सियासी फैमिलियों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा? वो आम एक शहरी होगा और वो MNA बनेगा और वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्या ऐसा कभी कोई दिन पाकिस्तान के अंदर आएगा? अगर 75 साल ज़िंदगी पाकिस्तान की गुजर चुकी है और ऐसा कोई शख्स नहीं आया, वन मैन आया था पाकिस्तान, जिसका पॉलिटिकल घराना नहीं था, जिसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं था पॉलिटिकल, लेकिन पिछले 25 साल की स्ट्रगल के बाद वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना, इमरान खान साहब। लोगों का कहना है, पीपल्स पार्टी का कहना है, नून लीग का कहना है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर बैठ के आया था। इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर उन्होंने कहा तो। इमरान खान साहब भी आए तो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ही थे, लेकिन अब जो वो डट गए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने और मौजूदा गवर्नमेंट के सामने और जबरो सितम के सामने और उस निज़ाम के सामने जिसको चैलेंज करना है इस वक्त राइट नो इस हालात के अंदर मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन इमरान खान वन मैन शो है, वन मैन आर्मी है। आप यकीन करें कि वो बंदा डटा हुआ है और पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल की खातिर और पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर डटा हुआ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।